नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भरतपुर से है, जहां नदबई के भोसिंगा गांव में जयपुर पुलिस पर दबिश के दौरान आरोपी पक्ष ने हमला कर दिया। आरोपियों ने हर गोपाल नाम के कांस्टेबल के पेट में चाकू मार दिया। गंभीर हालत में कांस्टेबल को भरतपुर रेफर किया गया। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी? देखिए अभिषेक, ये नदबई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक आरोपी को पकड़ने के लिए जयपुर के करणी विहार की पुलिस ने दबिश दी थी और उसी दौरान ये नदबई थाने का कांस्टेबल है हरगोपाल, जो उस पुलिस के साथ में गया था। तो आरोपी को जो पकड़ने के लिए पुलिस ने दबिश दी थी, उसी दौरान आरोपी ने जो है पुलिस पर हमला कर दिया और जो हरगोपाल कांस्टेबल है उसके पेट में चाकू मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद में भरतपुर आरवीएम अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से अब उसे एक निजी अस्पताल में उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और एसपी जो है पुलिस अधीक्षक, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। दौसा में हथियार लहराने का मामला सामने आया है। बेखौफ बदमाशों ने शहर में हथियार लहराए। दो गैंग के बीच लड़ाई का यह मामला है। पूरा मामला सोशल मीडिया पर एक दूसरे को चुनौती देने का है। एक गैंग जा रही थी दूसरी गैंग पर हमला करने। पुलिस को सूचना मिलने से ये जो आपसी रंजिश का एक तरीके से कहे मामला, वो टल गया। सीसीटीवी में बदमाशों का वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हुआ और वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां एटा सिंगरासर माइनर निर्माण की मांग को लेकर किसानों का आक्रोश देखने को मिला। हजारों की तादाद में आक्रोशित किसानों ने सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के गेट नंबर 2 में घुसने की कोशिश की और जोरदार नारेबाजी की। किसानों को रोकने में जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। काफी देर समझाइश के बाद किसान धरना स्थल पर लौटे। किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा करते हुए प्रशासन को 2 जुलाई तक मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया। हमारे किसानों ने, नौजवानों ने, संघर्ष समिति ने जो फैसला था घेराव का, वो घेराव किया, लेकिन प्रशासन ने इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। कलेक्टर मोदी ने जो कहा है कि मुझे तो किसानों के लिए समय नहीं है वार्ता करने के लिए, हम कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन की जो पीछे का जो समय है उसको देखिए। संभाग का एक अधिकारी इस आंदोलन में मौजूद रहे हैं। आज कलेक्टर महोदय आती तो शायद हमें अगली घोषणा नहीं करनी पड़ती। भरतपुर में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आग लगने से कई कागजात जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम को पेट्रोल की बोतल मिली है, जिसमें करीब 200 ग्राम से अधिक पेट्रोल मिला है। आग लगने का मामला संदिग्ध माना जा रहा है। कोऑपरेटिव बैंक हमेशा से विवादों में रहा है। बैंक के अधिकारियों पर करोड़ों के गबन के आरोप भी लग चुके हैं। बैंक में आग लगी हुई है और एक दमकल आ गई है और तुरंत पूरे हमारे अधिकारी, कर्मचारी और दमकल विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। जल्दी आग पर काबू पा दिया जाएगा। सर, आज शनिवार है और बैंक बंद है। बैंक के अधिकारियों को सूचित किया गया है? हाँ, बैंक के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। एक बैंक के कर्मचारी आ भी रहे हैं, औरों को सूचना दी जा रही है। कितना नुकसान बताया जा रहा है लगे? अभी नुकसान का आंकलन तो बाद में किया जाएगा, इसके बाद आग लगने के बाद। भारतीय लोकतंत्र में इमरजेंसी का दौर आज भी किसी बुरे सपने की तरह याद किया जाता है। बीजेपी ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया। 25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। आज पुराने दिनों को याद करते हुए प्रदेश भर में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार समेत आज की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। दौसा में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगने से जनमानस प्रभावित हुआ है। दिवस को मनाने के लिए जो हम एकत्रित हैं और साथ ही हमारे प्रबुद्धजन जो एकत्रित हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग एकत्रित हैं और साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं और ये सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही 8 साल बेमिसाल
और उस बेमिसाल में आपने अनुभव किया कि गरीबी क्या होती है, दुख क्या होते हैं और अभाव क्या होते हैं। इसको जानने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से राष्ट्रपति पद के लिए भी जो निर्णय किया है, इससे आम जन ही नहीं बल्कि भारत का हर जनमानस जितना आकर्षित हुआ है, जितना प्रभावित हुआ है। टोंक में आपातकाल के 47वें साल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। गांधी पार्क में धरने पर बैठे बीजेपी पदाधिकारियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों को लोकतंत्र का विरोधी बताया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि अपना शासन बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगाई और देशवासियों पर कई तरह की पाबंदियां थोपकर उनके अधिकारों को खत्म कर दिया। जिस हिसाब के हालात उनको दिन पे दिन उनके पैर उखड़ते जा रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो भी लोकतंत्र है, जब आदमी चुन के जाता है तो वो तो वोट देके चुना जाता है, उसमें कहीं गोली चली नहीं। तो जब वोट से चुन के गए हैं, 303 हमारे सांसद बने हैं और जिस हिसाब से आज आपके सामने सांसद हैं, तो वो तो जनता ने चुन के भेजे हैं। आज जनता के द्वारा सरकार बनी केंद्र में, केंद्र के द्वारा हर काम में, हर गांव में केंद्र की तरफ से, सांसद महोदय की तरफ से कार्य होना चाहिए विकास का। भरतपुर में परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई बस को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि फर्जी नंबर प्लेट लगाकर जयपुर से बरेली तक बस को चलाया जा रहा था। इस प्राइवेट बस पर करीब 10 लाख रुपए का टैक्स बकाया था। साथ ही फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बस चलाने के मामले में भी अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तब मिस्त्री को बुला के चेसिस नंबर और इंजन नंबर चेक किए गए तो सामने आया कि ये वाहन जो नंबर प्लेट लगी हुई थी RJ 27 PC 2079 नहीं था, ये वाहन RJ 12 PB 6399 था। और फिर इसको जब्त किया गया है RTO ऑफिस में और इस पर 10 लाख के आसपास का जुर्माना टैक्स का काटा। रोडवेज कर्मचारियों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इन कर्मचारियों में नियमित और रिटायर्ड दोनों कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि मुद्दा पुराना है और सरकार ने बजट में इस मुद्दे का समाधान भी कर दिया था। इस समस्या के समाधान के लिए गहलोत सरकार ने अपने बजट में कर्मचारियों के सारे बकाये का भुगतान कर दिया, बल्कि बजट में उससे ज्यादा राशि आवंटित की। अब बजट में मिली राशि प्रबंधन के पास है। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि इनके भुगतान को रोका जा रहा है और मांगे जानबूझकर नहीं सुनी जा रही। रोडवेज में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान की समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तकलीफ इस बात की है कि राज्य सरकार से काफ़ी बड़ी सहायता मिल जाने के बावजूद रोडवेज प्रबंधन का रवैया भुगतानों के प्रति नकारात्मक बना हुआ है, लगातार जारी है। जयपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने सरकार को अपने वादे याद दिलाए। साथ ही सरकार की कथनी और करनी में फर्क बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि बेरोजगारों की आवाज उठाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनका रिकॉर्ड खराब किया जा रहा है। पुलिस थानों और जेलों में बेरोजगारों के साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। इसके बावजूद हम सरकार से अपनी मांग जारी रखेंगे। 2 अक्टूबर तक युवा एवं जागृति अभियान पूरे प्रदेश में चलाएंगे। सरकार ने जो लाठीचार्ज किया, सरकार के जो वादे अधूरे हैं, सरकार ने जो धोखा दिया, वो सबके लिए एक अभियान यानी कि 5 जुलाई से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में चलाएंगे। पोल खोलेंगे और बताएंगे कितना अत्याचार किया, कितना धोखा किया। फिर भी सरकार नहीं जागती है
तो 2 अक्टूबर से 2 जनवरी तक कांग्रेस के पुतले जलाए जाएंगे, कांग्रेस के नेताओं के। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार पर सियासी संकट के बाद सामने आया फोन टैपिंग मामला फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर हॉर्स ट्रेडिंग में लिप्तता के आरोप लगाए। गहलोत ने कहा कि वो बचते रहे और आखिर कोर्ट से नोटिस सर्व हो ही गया। गहलोत ने पूछा कि आखिर इनको वॉइस सैंपल देने में तकलीफ क्या है, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीएम गहलोत बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी के मेरा नाम घसीट रहे हैं, इसलिए वो उन पर मानहानि का दावा करेंगे। न्यूज 18 संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की। गहलोत सरकार पर सियासी संकट के समय उपजा फोन टैपिंग विवाद एक बार फिर से चर्चा में। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। शेखावत साहब, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नोटिस तामील करवाया गया है, आखिरकार आपको वो फोन टैपिंग मामले में वही सैंपल देने में गुरेज क्या है? मैं पूछना चाहता हूं कि 2020 के अगस्त महीने से जब से ये विषय चल रहा है, गहलोत साहब से भी पूछना चाहता हूं कि गहलोत साहब उनके सारे जितने सिपह सालार हैं वो सब एक बात को स्पष्ट करें। और आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी एक बार उनसे पूछिएगा, ऑन द रिकॉर्ड उनसे पूछिएगा कि वॉइस सैंपल के लिए मुझे नोटिस दिया कब गया है। आज तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया है। और जिस नोटिस की चर्चा गहलोत साहब ने की है कि बड़े देर से तामील हो गया है, बड़े कोशिश से मैं बच रहा था, 2020 के वाकये के विषय में 2021 में एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट में गया था और न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश किया था कि किसी भी तरह से इस तरह का वॉइस सैंपल मांगना, लिए जाना, उसकी परमिशन दिए जाना न्याय सम्मत नहीं। 2021 से 2022 के आधे तक हम आए, 1 साल तक जयपुर के एंटी करप्शन कोर्ट से लेकर के एडीजे कोर्ट तक 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होगी। मुझे पता नहीं है फिजिकली कितना है, पर एक ही शहर में 2, 5, 7, 10 किलोमीटर दूरी होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो को जो कोर्ट ने जिस तरह का जजमेंट दिया था, 1 साल 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा। और पता है आपको क्यों लगा 5-7 किलोमीटर बाद में? 5 किलोमीटर जाने में 1 साल बाद में वो उन्होंने अपील क्यों किया है? क्योंकि गहलोत साहब ने शायद कहीं तड़ी लगाई होगी और उसको लेकर के जो है उसकी अपील दायर की गई। और अब न्यायालय ने मुझे अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में जो है वो मौका देने के लिए सम्मन भेजा है। वो पुलिस ने नहीं भेजा है। और गहलोत साहब बार बार ये बात कहते हैं, गहलोत साहब के पीसीसी चीफ भी ये बात कहते हैं, उनके कई मंत्री संतरी भी ये बात कहते हैं कि मैं बच रहा हूं, मैं नहीं आ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं पुलिस से भाग रहा हूं, मैं डर के मारे छुप गया हूं। एक भी नोटिस आज तक मुझे 2020 से 22 तक 2 साल में नहीं दिया गया। पुलिस ने कभी मुझे बुलाया नहीं नोट आवाज का सैंपल देने के लिए, क्योंकि न्यायालय ने उनको परमिशन ही नहीं दी अभी तक तो वो सैंपल ले लें। और न्यायालय की पर के इनकार के बावजूद भी गहलोत साहब और गहलोत साहब के मंत्री 10 बार, 20 बार, 50 बार प्लेटफॉर्म्स पर खड़े होकर के कह चुके हैं कि मैं वॉइस सैंपल नहीं दे रहा हूं, मैं बच के भाग रहा हूं। इससे बड़ा किसी का मानहानि का काम नहीं हो सकता। मुझे मानहानि का दावा करने के लिए बहुत सारा अवसर मेरे पास में इसको लेकर के। तो शेखावत साहब, मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है, तो ऐसे में वॉइस सैंपल देने शेखावत साहब जा रहे हैं या फिर डिफॉर्मेशन फाइल करेंगे? मैं तो नहीं तो डिफेमेशन फाइल करना एंटायरली ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है। जिस तरह से वो मेरी मानहानि का प्रयास कर रहे हैं, मेरा राइट है, अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मैं करूंगा। मुझे कानून प्रक्रिया ने, भारत की व्यवस्था ने मुझे अधिकार दिया है, उसको वो कोई रोक नहीं सकता। और वॉइस सैंपल देने के लिए अभी तो न्यायालय में गए हैं, न्यायालय डिसाइड करेगा, डिसाइड करने के बाद वो आदेश करेगा। आदेश करेगा तो मुझे क्या दिक्कत है? अभी तो दे तो सही, आदेश तो करे कोई न्यायालय की पहले कि मैं जाकर के सैंपल दूं। उन्होंने एक और मुख्य बात आज कही कि आप लगातार हॉर्स ट्रेडिंग में हिस्सा थे। सचिन पायलट को लेकर जो आपने पूर्व में बयान दिया, उससे जाहिर होता है कि आपकी लिप्तता थी और आप सरकार गिराने में मुख्य भूमिका निभाई आपने। उनको टिप्पणी उन पर भी करनी चाहिए जिन लोगों को उसके बाद में उन्होंने मंत्री बनाया और उनके बेटों को मंत्री बनाया, जिनके साथ में बैठ करके चाय पी रहे हैं, गलवैयां करते हुए नजर आ रहे हैं, मिजाज पुरसी करते हुए उनके अस्पताल में जा रहे हैं। पहले उन पर टिप्पणी करिए श्रीमान, फिर दूसरों पर करिए। एआरसीपी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान से है, लेकिन एआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री ने भी कहा था और ये प्रोजेक्ट आज लागू नहीं हो पा रहा है। 13 जिलों की मांग है। अगर उसके लिए कोई दोषी है इस धरती पर तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोषी हैं। या तो उनको विषय की समझ नहीं है
और अगर समझ है और उसके बाद वो कोई इस तरह का कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप नहीं कर सकते। वो 13 जिलों के लाखों लाख लोगों के सूखे कंठों पर राजनीति करना चाहते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। वो कानून के विरुद्ध जाकर के एक ऐसी डिमांड कड़ी करके और अपना राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इस पाप के लिए शायद उनको कभी भी कहीं भी जाकर के गंगा स्नान करके आ जाएंगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। गहलोत साहब पाप कर रहे हैं, 13 जिलों की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके लिए उनकी गलती आप बता रहे हैं, तो क्या ये बात उन 13 जिलों की जनता तक पहुंचाने के लिए आप और आपकी पार्टी उनके बीच में पहुंचेगी, जनता के बीच में? मैं इतने दिन सोच रहा था कि शायद उनको समझ आएगी, शायद अधिकारी उनको समझा पाएंगे, शायद वो समझ रहे होंगे, पर अब मुझे लगता है कि नींद में व्यक्ति उसको जगाना आसान है, लेकिन जागते हुए जो आदमी सोने का जो है अभिनय कर रहा हो उसको जगाना मुश्किल है। अब मुझे लगता है कि धरातल पर जाकर के मुझे ये विषय जनता के सामने स्पष्टता से रखना पड़ेगा, और जिस दिन मैंने रखना प्रारंभ करूंगा उस दिन से राजनीति की दिशाएं शायद बदल जाएंगी, और इन 13 जिलों में जिस तरह का जो है इन्होंने राजनीतिक बबल क्रिएट करने की कोशिश की है वो बबल ब्लास्ट हो जाएगा। जब हकीकत का ताप लगेगा तब कई लोगों के जो है वास्तविकता लोगों के सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो न्यूज 18 से खास बातचीत कर रहे थे और मुख्यमंत्री के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। राजस्थान चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने एसएमएस अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट के 8 पदों पर दी जाने वाली वेतन राशि में संशोधन की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमावत ने कहा कि बीपीटी 4 साल 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोफेशनल कोर्स है। ऐसे में ये वेतन राशि न केवल मनोबल गिराने वाली है बल्कि एनएचएम और राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले वेतन से भी कहीं कम है। ये चाहते हैं कि हमको उसके थ्रू नहीं लिया जाए और हमें यूट्यूब बेस पे या इस तरह से हमारी पोस्ट क्रिएट की जाए ताकि हमारे लोगों को एक सही पैकेज मिल सके और हमारा पद का गरिमा हमारी बनी रहे। अभी भी गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी वगैरह नहीं निकाल रही है, अबाउट काउंसलिंग भी नहीं है। I request to government please provide opportunities to the students who are not able to their best after their PT. कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन लाठी, महेशों की ढाणी सहित अन्य गांवों का दौरा कर जनसुनवाई की। मंत्री के ओढ़ानियां पहुंचने पर सरपंच गजेंद्र रत्नू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। आजकल ज़्यादातर जितनी भी मीटिंग हो रही है वो डीओटी से कनेक्ट होके वीसी से हो रही है, तभी वहाँ पर कनेक्ट है तहसील के पंचायत समिति के अंदर। अब तो धीरे धीरे तमाम मीटिंगें जो है यहीं पर होना शुरू हो जाएगी और ज़्यादातर काम चाहे जिला स्तर का, जब हम भी जाते हैं परिवार क्षेत्र में तो सभी जो उपखंड अधिकारी और ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं जब भी जिला स्तर की वीसी करते हैं, क्योंकि एक जिले के अंदर 10-10 उपखंड अधिकारी हो जाते हैं, तहसीलें अलग अलग हो जाती है, वीडियोज अलग अलग हो जाते हैं, तो सबसे बातचीत करनी है तो एक जरिया यही रहता है कि वीसी के जरिए आपके पास जितनी भी उस क्षेत्र में या उपखंड में जो दिक्कतें आ रही है या उनसे कोई आपसे बातचीत करनी है तो डायरेक्ट आप कनेक्ट हुए। और आप बरसात का मौसम शुरू होने को है लेकिन पानी की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चौंकिए मत, ये स्याह हकीकत जोधपुर के लूणी की है। बहुत हुआ मनुहार, अब कार्रवाई के लिए रहो तैयार। जोधपुर के लूणी में पानी के लिए त्राही त्राही मची है। पानी की किल्लत झेल रहे लोग रास्ता रोककर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। जलदाय विभाग को जगाने के लिए, मटकी फोड़ने के लिए अभिशप्त हैं। लोगों का कहना है कि पानी उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। ऐसी परेशानी जिसके हल होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जलदाय विभाग और विधायक से कई बार गुहार लगाने के बावजूद अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमेशा के लिए ये क्या है, शिकारपुरा में पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर देते हैं
और डीआई लाइन को तोड़ देते हैं। लूनी में पानी की बहुत बाधित आ रही है। एक और जहां लूनी के बाशिंदे जलदाय विभाग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं जलदाय विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अपनी मजबूरी गिनवा रहे हैं। जनसंख्या जितनी भी है लूनी की, वो पानी के लिए त्राही मचाती है। गर्मियों में उनके लिए पानी की समस्या रहती है, कभी आज तक सॉल्व हुई नहीं। और इसकी मूल वजह है क्या? मूल वजह अवैध कनेक्शन है। अवैध कनेक्शन है, वो पानी बेचते हैं, टैंकर भरते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं होगी, वो तो चला आ रहा है। तो सुना आपने, जोधपुर के लूनी से आने वाली मुख्य लाइन को शिकारपुरा में क्षतिग्रस्त किया जा रहा, उससे टैंकर भरकर मुंह मांगी कीमत पर बेचा जा रहा है। विभाग के कर्मचारी बार बार अवैध कनेक्शन काटते हैं, इसके बावजूद अवैध कनेक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे लोगों के गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और 1 जुलाई से फिर से बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। ऐसे में महीने के आखिरी वीकेंड पर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ पर्यटक स्थलों पर छुट्टियों का लुत्फ उठाते नजर आए। लोगों से बात की हमारे संवाददाता ने। प्रदेश में पिछले 2 महीनों से स्कूलों की छुट्टियां चल रही थी, वहीं अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के आखिरी शनिवार और रविवार बचे हैं। ऐसे में पर्यटक स्थलों पर घूमने निकले हैं और उनसे ही हम बातचीत करेंगे कि अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के लास्ट सैटरडे संडे बचे हैं। ऐसे में पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है। सर, जयपुर आप आए हैं, क्या कुछ यहाँ आपने देखा? और समर ब्रेक सब आखिरी बचे हैं, तो ऐसे में पर्यटक कितना खुश है? जी, जयपुर ज़रूर आए हैं। छुट्टियां ख़त्म हो रही थी तो इस तरीके से हम समापन कर रहे हैं जयपुर को देख के, पिंक सिटी को। और हमने लगभग हर एक जो टूरिस्ट के लिए बना है इस पे वो देखा है। जंतर मंतर गए हैं, सिटी पैलेस, हवा महल और अब अल्बर्ट हॉल आए हैं। तो बच्चों को घुमा रहे हैं और अगले कुछ दिनों में स्कूल खुल जाएंगे, उसके बाद तो चांस है नहीं। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बच्चे कहीं निकले ही नहीं, तो घर में इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो अब गर्मी हो या जैसा भी मौसम हो, जयपुर किसी भी मौसम में घूमने में बेस्ट प्लेस होती है। हम खुद भी जयपुर के लोकल ही हैं, तो मज़ा आता है जयपुर घूमने में। आज दिन भर हो गया हमें घूमते घूमते। अभी हम चिड़ियाघर भी मॉर्निंग से निकले हुए हैं, चिड़ियाघर भी हमने देखा और उससे पहले शास्त्री नगर भी गए थे, वहाँ पर जो साइंस पार्क है वहाँ पर भी गए थे। तो ये जो ऑफिस होते हैं पूरा 5 डे वीक चलता है, तो लोग आ जा भी नहीं पाते हैं, प्लस गर्मी हो रही है, तो शाम का टाइम ऐसा होता है कि लोग फ्री हो जाते हैं ऑफिस वगैरह से। तो ओपन रहना चाहिए पर्यटक स्थल को, ताकि लोग शाम को जाके भी इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। तमाम पर्यटक स्थलों पर लेकर जा रहे हैं, जिससे राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के मॉन्यूमेंट्स के बारे में उन्हें पता चल सके। इसी के साथ मैं महिमा जैन, दिलीप चीची के साथ, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। हम सभी चाहते हैं कि हमारा अपना सपनों का घर हो, लेकिन योजना बनाने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। आइए जानें कि वे क्या हैं। आपके सपनों के घर के दरवाजे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो आपके रूम का दरवाजा हो या फिर मुख्य द्वार। हर दरवाजा आपको एकांत और सुरक्षा प्रदान करता है। आपके घर की संरचना के अनुसार किस तरह के दरवाजे और उनके लिए सामग्री के विकल्प क्या हैं, इसकी जानकारी बेहद जरूरी है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।